नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनवीरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर, जो छात्र हित को ध्यान में रखते हुए प्रयासरत हैं छात्रों के लिए कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के दोनों ही मीडियम में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में सभी सब्जेक्ट्स के विषय विशेषज्ञों द्वारा वीडियोस उपलब्ध करवा रहा है। तो आइए आप भी अपना थोड़ा सहयोग दीजिए इसमें। हमारे इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और उन तक जरूर पहुंचाइए जिनके पास साधन उपलब्ध नहीं है। आपके थोड़े से प्रयास से हमारा उत्साहवर्धन होता है और हम दुगने उत्साह से, जोश से आपके लिए सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस लाने का और बेहतर तरीके से प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास है शिक्षा प्रदान करना, वो भी निःशुल्क प्रदान करना। तो आप इसमें जरा तनिक सा अपना सहयोग कर दीजिए आज के इस वीडियो में। तो आइए हम पढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की अनिवार्य हिंदी, कक्षा 11वीं अनिवार्य हिंदी की प्रथम पुस्तक कौन सी है? आरोह। आरोह के काव्यखंड, आरोह के काव्यखंड का अध्याय संख्या 3, काव्यखंड का अध्याय संख्या 3। पाठ का नाम है राम नरेश त्रिपाठी। इस अध्याय के 2 पार्ट बनेंगे। आज हम पहले पार्ट में पढ़ेंगे, ये होगा पार्ट 1। आज हम पहले पार्ट में पढ़ेंगे कवि का संक्षिप्त परिचय, कवि का संक्षिप्त परिचय जो कि आपके 4 अंकों का पूछा जाता है, और पद्यांशों का अनुवाद और उन पर आधारित प्रश्न, अनुवाद व उन पे आधारित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। सौंदर्य बोध संबंधी, व्याकरण संबंधी किस तरीके के प्रश्न आते हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। पंक्तियां दी गई हैं यहाँ पे, देखिए। पराधीन रहकर यानी दूसरों के अधीन रहकर अपना सुख यानी अपने सुख को शोक न कह सकता है। शोक यानी दुख नहीं कह सकता है। यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। तो यहाँ हमें समझ जाना चाहिए कि हमें दूसरों के अधीन रहकर अपने जीवन को व्यर्थ ही पशु की भांति नहीं जीना है। ये पंक्तियां ली गई हैं पथिक काव्य से, जो कि किसके द्वारा रचा गया है? द्विवेदी युग के, हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकार कवि राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित है। रचित काव्य से संकलित की गई है पंक्तियां। तो हमें जीवन जीना है, तो कैसा जीना है? स्वतंत्र। ये इस पंक्तियों में बताया गया है। तो आइए हम जानते हैं कवि राम नरेश जी त्रिपाठी जी के बारे में। इनका परिचय जान लेते हैं संक्षिप्त। इनका जन्म माना जाता है सन 1881 कोइरपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म माना जाता है। ये द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकार थे। कविता के प्रति इनकी रुचि प्रारंभ से ही है। आरंभिक शिक्षा इन्होंने पूरी की थी। आरंभिक शिक्षा यानी जो प्राथमिक शिक्षा है उसको पूरी करने के बाद उन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया था। इसके अलावा इन्होंने वो प्रभावित होकर क्या करते थे? उनके विद्यालय के एक अध्यापक थे जो ब्रिज भाषा में लिखते थे, तो ये भी उनसे प्रभावित होकर ब्रिज भाषा में लिखने लगे थे। और इन्होंने ये राष्ट्र कवि, सबसे पहले राष्ट्र कवि माने जाते हैं जिन्होंने राष्ट्र के प्रति लिखा था। तो ये सबसे पहले राष्ट्र कवि माने जाते
हैं। इन्होंने भी असहयोग आंदोलन में कई बार भाग लिया था। साहित्य सेवा की दृष्टि से इन्होंने हिंदी मंदिर की स्थापना की थी। यह था इनका जन्म परिचय और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1962 ईस्वी में। प्रमुख रचनाएं मानी जाती है इनकी मिलन, पथिक, स्वप्न। खंड स्वप्न है जो खंड काव्य है, यानी अलग अलग खंडों में है। मानसी, फुटकर यानी छोटी छोटी कविताओं का संग्रह है। किसमें? मानसी में इनका संग्रह माना जाता है। इनकी भाषा प्रमुख रूप से इनकी भाषा है ब्रिज भाषा के साथ साथ इन्होंने खड़ी बोली भाषा को ही अपना मुख्य भाषा बनाया था। इनकी प्रमुख भाषा कौन सी थी? खड़ी बोली को ही इन्होंने इसको अपना लिया था। इसके अलावा इन्होंने प्रकृति का चित्रण किया है, प्रकृति सौंदर्य का चित्रण, और कहीं कहीं इन्होंने अलंकारों का भी प्रयोग किया है, जिसमें अनुप्रास, यमक अलंकार, रूपक अलंकार देखने को मिलेंगे। और प्रकृति चित्रण के साथ हुआ है तो शांत रस की अभिव्यंजना इनके काव्य में देखने को मिलती है। और कहीं कहीं प्रसाद गुण, शांत रस हुआ तो प्रसाद गुण की अभिव्यंजना। और जो इन्होंने देश प्रेम की जो कविताएं लिखी हैं उसमें ओज गुण देखने को मिलेगा। ओज गुण, उत्साह रस से ओतप्रोत रचनाएं देखने को मिलेगी। फिलहाल अपने जो पाठ्य पुस्तक आपके पाठ जो दिया गया है वो आपके दिया गया है पथिक शीर्षक कविता में, यानी पथिक से संकलित लिया गया है। इसके अलावा इन्होंने देश प्रेम को विशेष स्थान दिया था, समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता का, यानी उन्होंने उस समय उनको लेकिन कविता का विषय बनाया था, लेकिन इन्होंने अपनी कविताओं में देश प्रेम को स्थान दिया। कविता कौमुदी जिसके 8 भाग हैं, उसमें उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया है। और एक खंड में ग्राम गीत है जिसमें उन्होंने गांव-गांव घूमकर एकत्र किया था, यानी जो उन्होंने अनुभव किया था उसी को उन्होंने अपने रचना में उतारा है। ये हिंदी में बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। तो एक छोटा प्रश्न बनता है यहाँ पे कि हिंदी जगत में बाल साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं? कवि राम नरेश त्रिपाठी। कई वर्षों तक उन्होंने वानर नामक बाल पत्रिका का संपादन भी किया, जिसमें मौलिक और नैतिक शिक्षाप्रद कहानियां, प्रेरक प्रसंग आदि प्रकाशित होते थे। कविता के अलावा उन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण आदि अन्य विधाओं में भी रचनाएं की थी। इन्होंने प्रसिद्ध जो इनकी रचनाओं का संग्रह है वो बहुत अच्छा माना जाता है, जो आपके अब दिया हुआ है प्रस्तुत अंश कौन सा है कि पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है। ये भी एक पथिक क्या है? खंड काव्य है। इसका जो पहला सर्ग है उसमें से लिया गया है, जिसमें इस दुनिया के दुखों से तो कौन व्याकुल नहीं है। ये दुनिया तो जिस आदमी से भी आप जिक्र करोगे तो वो किसी न किसी रूप में तो वो दुखी ही मिलेगा आपको। कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी तो कोई धन दुखी। सुखिया इस संसार में कोई नहीं है। तो दुनिया के दुखों से ये कवि भी क्या है? विरक्त काव्य नायक, यानी अपने आप को ही प्रस्तुत किया इन्होंने। प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वो वहीं बस जाना चाहता है और यहाँ किसी साधुजन द्वारा संदेश ग्रहण करके देश सेवा का फिर व्रत लेता है। फिर राजा उसे मृत्यु दंड सुना देते हैं और परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। क्यों? क्योंकि उसने देश की सेवा की थी। तो हमें इनकी रचनाओं से देश प्रेम का संदेश मिलता है। और वहीं सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को, प्रकृति की छटा आप देखेंगे ना तो आहा कितनी निराली छटा है, क्या अद्भुत उस ईश्वर की देन है। प्रकृति का सौंदर्य, यदि आपको एक बार आप उस सौंदर्य को देखने लग जाए या उसको आपको उस प्रकृति के सौंदर्य का विलक्षण करने की यदि आपकी वो प्रतिभा आपको हासिल हो जाए ना, तो फिर आप अपने आप को उससे हटा नहीं पाओगे। तो मधुर, मनोहर, उज्जवल एक प्रेम कहानी की तरह मिलता है। प्रकृति के प्रति पथिक का ये प्रेम उसे कैसा लगता है? वो उसके पत्नी के प्रेम से ही दूर ले जाता है। स्वच्छंदतावादी,
इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला पद देखते हैं। यहाँ पे छंद है ये, ठीक है, हरिगीति का छंद। कौन सा छंद है यहाँ पे? हरिगीति का छंद। अभी छंद की पहचान क्या है वो हम जब छंद के बारे में, मैं छंद के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको पूरा स्पष्ट बता दूंगी। ठीक है, और इस पद की भाषा कैसी है? सहज भावानुकूल, सहज भावानुकूल, भावानुकूल कैसी भाषा है? खड़ी बोली भाषा। तो आप इसमें यह भी लिख सकते हो, तत्सम प्रधान साहित्य खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। और खड़ी बोली भाषा किसको कहते हैं? हिंदी भाषा को खड़ी बोली भाषा कहा जाता है। ठीक है, फिर क्या है? प्रकृति का शब्द चित्र खींचा गया है। प्रकृति का शब्द चित्र यानी प्रकृति चित्रण है, शांत रस है। इनके प्रत्येक में आपको लगभग यही देखने को मिलेगा। जो थोड़ा बहुत कुछ भी अलग मिलेगा वो आपको मैं इसमें अलग से आपको बता दूंगी। बाकी आप जब भी इनके भाव सौंदर्य संबंधित आता है तो आप उसमें ये चीजें लिख सकते हो। ये पूरा प्रकृति के ऊपर ही लिखा गया है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इनके क्या क्या दिया गया है इसके अंदर। इसके अलावा क्या दिया गया है वो हम अच्छे से देख लेते हैं, ताकि आपको कहीं पे भी किसी तरीके का कोई असमंजस की स्थिति ना रहे। देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है कवि? प्रकृति यानी वो कहाँ बैठे हैं? प्रकृति के नजदीक जाना चाहते हैं तो वो कहाँ जाकर बैठे हैं? समुद्र के किनारे बैठे हैं, सागर के किनारे। रत्नाकर सागर है, उसके किनारे जाकर बैठे हैं और वहां जाकर बैठे हैं, देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला। प्रतिक्षण यानी वो सूर्योदय को देख रहा है। तो जब हम सूर्योदय की, जो प्रातःकालीन सूर्योदय कालीन जो दृश्य देखते हैं ना, तो वो अद्भुत होता है। तो उसको देखकर वो क्या कह रहा है? प्रतिक्षण यानी हर समय नूतन नया वेश बनाकर, नया वेश, वेश यानी पहनावा, वो रंग बिरंग निराला। और वो उनका वेश कैसा है? रंग बिरंगा और कैसा है? अनोखा वेश बनाकर ऐसा लग रहा है कि आकाश में बादलों का समूह रंग बिरंगा हर समय नया वेश बनाकर बदल रहा है। और रवि के सम्मुख, और वो रवि को यहाँ किस रूप में प्रस्तुत किया है? यहाँ पे राजा के रूप में। रवि को यहाँ किस रूप में प्रस्तुत किया है? यहाँ रवि तो सूर्य ही है और उसको राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। यानी ये जो बादल हैं यहाँ पे रंग बिरंगे वेश बनाकर, वारिद माला यानी बादलों की पंक्तियां, जो लड़ियां हैं वो। ठीक है, नभ में, आकाश में, आकाश में बादलों की जो पंक्ति है, बादलों की जो पंक्ति है, बादलों का जो समूह है वो क्या कर रहा है? आकाश में थिरक रहा है। थिरक रहा है यानी नाच रही है, नाच रही है। क्या? बादलों की पंक्ति किसके सामने? राजा, सूर्य रूपी राजा के सामने नाच रहा है। नीचे नील समुद्र, और नीचे क्या है? नीला आकर्षक समुद्र, मनोहर नीला समुद्र, मनोहर। ऊपर नील गगन है, नीचे तो नीला समुद्र दिख रहा है और ऊपर नीला गगन, गगन यानी आकाश है। आकाश कैसा दिखाई देता है? सुबह में नीले कलर का दिखाई देता है। ठीक है, ऐसे मनमोहक दृश्य को देखकर क्या करूं? गन पर बैठ, यानी मैं बादलों पर बैठ, गन पर, बादलों पर बैठूं, बीच में विचरूं, यही चाहता मेरा मन है। यहाँ कवि का मन क्या चाहता है? कि मैं इन बादलों पर बैठकर
नीचे तो नीला समुद्र और ऊपर नीला गगन और बीच में ये बादलों की पंक्तियां जो इस सूर्य के सामने नाच रही है। मेरा मन कर रहा है इन बादलों की पंक्तियों पे मैं बैठूं और इन दोनों के बीच में मैं क्या करूं, विचरूं। किन दोनों के बीच में? समुद्र और आकाश के दोनों के बीच में मेरा मन चाहता है कि मैं यहाँ विचरण करूं, यानी भ्रमण करूं। मेरा ऐसा मन चाहता है। अब प्रकृति के पास कौन नहीं जाना चाहता है, ठीक है। तो यही है। तो यहाँ कवि किस पे मुग्ध हो रहा है? प्रश्न क्या बनता है यहाँ पे कि कवि किस पे मुग्ध हो रहा है? प्रकृति के नूतन यानी बादलों के रंग बिरंगे वेश को देखकर और समुद्र और नीले आकाश के बीच के दृश्य को देखकर कवि उस पे मुग्ध हो रहा है। वही यदि दूसरा प्रश्न बने तो कवि क्या चाहता है, कवि का मन क्या चाहता है या कवि क्या चाहता है कि उन बादलों पर बैठकर वो विचरण करना चाहता है, ठीक है। इसके अलावा इसका भाव सौंदर्य कौन सा हो जाएगा कि भाव सौंदर्य में प्रकृति के आकर्षण का वर्णन किया गया है, ठीक है। प्रकृति का आकर्षण का वर्णन किया गया है, ठीक है। और वहीं कैसे इस प्रकृति पर किसमें बादलों की पंक्तियों का नाचना। बादल कभी नाचते हैं क्या? नहीं। तो जड़ प्राकृतिक क्रियाओं का जब मानवीय भावनाओं का आरोप, मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, यानी उन्हें मनुष्य की तरह क्रिया करते हुए बताते हैं, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यहाँ लिख देती हूँ मैं, काव्य से संबंधित सारे मानवीकरण अलंकार, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होती है? जब जड़ प्राकृतिक क्रियाओं का मानवीय भावनाओं का आरोप लगाया जाता है या उनको मनुष्य की तरह क्रिया करते हुए बताया जाता है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक है। और इसके अलावा कौन सा है? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अनुप्रास की तो परिभाषा क्या होती है? वर्ण की आवृत्ति होने पर एक से दूसरी बार आ गया तो वहां पे अनुप्रास अलंकार हो जाता है, ठीक है। और यहाँ कल्प शैली कौन सी हो जाएगी? वर्णनात्मक और कल्पनात्मक। यहाँ कवि ने कल्पना की है, तो कल्पनात्मक और वर्णनात्मक शैली। आगे समझ में आपको? अब बढ़ते हैं इसी के ये इसके साथ ही है, पूरा प्रकृति वर्णन ही दिया हुआ है, ठीक है। आगे दिया कि रत्नाकर गर्जन करता है। रत्नाकर कौन है? यहाँ पे सागर। सागर क्या कर रहा है? गर्जना कर रहा है। तो यहाँ पे भी कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। ये रत्नाकर सागर जोर जोर से, यानी समुद्र के पास अपन जब आकर देखते हैं तो जो लहरें आती हैं, तो वो लहरें कैसे गर्जन करते हुए आती है। जब वो किनारे से टकराकर वापस लौटती है तो वो जोर से गर्जना करती है। तो रत्नाकर सागर क्या कर रहा है? गर्जना कर रहा है। इस सागर है, ठीक है। और मलयानिल बहता है। मलयानिल यानी मलय पर्वत, जहाँ चंदन के वृक्ष होते हैं, मलय पर्वत। अब यहाँ अनिल आया है तो मलय पर्वत से आने वाली मंद मंद सुगंधित हवा, मंद मंद सुगंधित हवा या पवन या वायु, सुगंधित वायु बह रही है। सुगंधित वायु बह रही है, ठीक है। हरदम ये हौसला, ये जो सागर के गर्जन करने का है और ये सुगंधित है, तो सागर जो गर्जन करता है ना, उससे क्या होता है? हरदम ये हौसला मेरे हृदय में भी प्रिय भरा रहता है। अब वो अपने प्रिय की ओर संबोधित करते हुए कहता है कि ये इन्हें देखकर, यानी सागर को गर्जन करते देखकर मेरे भी हृदय में उत्साह हमेशा भरा रहता है। कैसा उत्साह? कि इस विशाल और विस्तृत महिमामयी रत्नाकर के घर के, यानी इस विशाल फैले हुए
सागर अथाह यानी जो समुद्र होते हैं वो अथाह होते हैं, बहुत ही विशाल होते हैं। तो इस महिमामय में इस रत्नाकर सागर के या समुद्र के घर के यानी इस महान रूपी सागर के घर के क्या करूं, कोने कोने में लहरों पे बैठ फिरूं जी भर के। मैं इस सागर रूपी घर के प्रत्येक कोने में ये जो लहरें आती हैं, मैं इन लहरों पे बैठूं और मैं फिरूं जी भर के। मेरा मन चाहता है मैं इस सागर के किनारों पर बैठकर इस पूरे सागर के प्रत्येक कोने कोने का मैं क्या करूं, अवलोकन करूं। ऐसा मेरा मन चाहता है, मैं जी भर के घूमूं। तो यहाँ पे भी वही कि कवि की क्या इच्छा है और कैसा प्रकृति वर्णन किया हुआ है, ठीक है। तो वही आपको बताना है। यदि आपको इसका शब्द चित्र आपको खींचने का कह दिया जाए तो यहाँ बादलों की पंक्तियाँ क्या कर रही हैं, सूर्य के सामने, सूर्य रूपी राजा के सामने नूतन रंग बिरंगे वेश बनाकर नाच रही हैं। नीचे नीला समुद्र है अथाह और ऊपर नीला आकाश है, ठीक है। विशाल रत्नाकर गर्जना करता हुआ सागर है। मल्लय पर्वत से सुगंधित या मंद मंद आने वाली सुगंधित वायु बहती है। और क्या हो रहा है वो आगे वाले पद में दिया हुआ है, छंद में दिया हुआ है, सॉरी, कि क्या कि निकल रहा है जल निधि तल पर। अब सूर्योदय होते हुए बताया हुआ है, ठीक है। अब सूर्योदय कैसे हो रहा है तो आइए देखते हैं। पति कह रहा है कि निकल रहा जल निधि तल पर यानी समुद्र के तल पर निकलते हुए सूर्य की। अब ये समुद्र होता है और जब आप इधर से देखते हो तो वो आपको सूर्य यहीं से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा कि ये समुद्र में से ही निकल के आ रहा है, यानी इसकी जो सूर्य निकलते हुए की प्रतिछाया उस समुद्र में आदि ऐसे दिखती है, इस तरीके से दिखती है, ठीक है। तो कह रहा है कि निकल रहा है जल निधि तल पर यानी सागर के तल पर। सागर के जल निधि किसको कहा जाता है, सागर को, के तल पर। दिनकर बिंब अधूरा, दिनकर बिंब, बिंब यानी प्रतिछाया, यानी किसकी प्रतिछाया, दिनकर किसका पर्यायवाची शब्द है, सूर्य का, ठीक है। तो इस सूर्य की अधूरी प्रतिछाया उभर रही है, अर्थात आधा सूर्य किधर है, उस समुद्र के ऊपर तल पर, और आधा सूर्य किधर है, समुद्र के उस जल के भीतर उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक है। उसके रूप पर, उसके इस रूप को देखकर क्या लग रहा है कवि को, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, मानो कल्पना की गई है। तो जहाँ कहीं कल्पना की जाती है तो उत्प्रेक्षा अलंकार कौन सा होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ किसमें किसकी कल्पना की है, जो समुद्र के तल से जो सूर्य निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसा लग रहा है मंदिर के ऊपर गुंबज होता है सोने का, ठीक है, वो सोने के गुंबज के समान लग रहा है। तो कैसा लग रहा है कि मानो कमला, कमला कौन है, माँ लक्ष्मी, लक्ष्मी के कंचन मंदिर, कंचन मंदिर यानी स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर का मानो क्या है कि मानो चमकता हुआ सुंदर, कांत यानी सुंदर, कंगूरा यानी गुंबज है, कंगूरा यानी गुंबज दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, ऐसा लग रहा है कि मानो इस लक्ष्मी की सवारी को, मानो माँ लक्ष्मी को धरती पर इस पुण्य भूमि पर यानी इस अपनी पुण्य भूमि पर लाने के लिए ऐसा लग रहा है कि सागर रूपी देवता ने क्या कर दी, यानी रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। किसने निर्मित कर दी है, यानी क्यों, क्योंकि वो आधा सूर्य तो समुद्र के अंदर ही दिख रहा है और आधा बाहर निकल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये उनके लक्ष्मी जी के सुंदर मंदिर का कंगूरा है, और वहाँ से इन लक्ष्मी जी को नीचे धरती पर लाने के लिए इस रत्नाकर सागर ने स्वयं क्या कर दी, निर्मित कर दी, यानी बना दी। क्या बना दी, स्वर्ण रूपी सड़क,
यानी जो सूर्य की किरणें पड़ती है समुद्र पर तो वो इस तरीके से वो सड़क के समान ही लगती है। तो ऐसा लग रहा है कि सुंदर सोने का मार्ग निर्मित कर दिया हो किनको, उन लक्ष्मी की सवारी को, यानी लक्ष्मी को इस पुण्य भूमि धरती पर लाने के लिए। आगे समझ में आपको? तो यहाँ सूर्योदय को देखकर कवि के मन में कैसा हो रहा है? सूर्योदय की में कैसी कल्पना की है? सूर्योदय में माँ लक्ष्मी के सुंदर मंदिर के कंगूरे की कल्पना की है, और जो सूर्योदय होने पर जो पानी की सतह पर जो सूर्य की पीली सतह, जो पानी की सतह दिखाई देती है, उसमें उन कवि ने कल्पना की है कि इस रत्नाकर सागर ने ही लक्ष्मी जी की सवारी को लाने के लिए, धरती पर लाने के लिए एक सोने की सड़क क्या कर दी है? सोने की सड़क का निर्माण कर दिया है। ठीक है, इसका भाव सौंदर्य अगर पूछा जाए तो भाव सौंदर्य भी यही है, सूर्य के बिंब का लाल पीली किरणों में किसका? कवि अपनी कल्पना एवं भावुकता से प्रकृति चित्रण में ताजगी का अनुभव करवा रहा है, और उन्हें उसमें मंदिर की कल्पना हो रही है। ठीक है, और इसकी भाषा शैली कैसी हो जाएगी? भाषा शैली है आपकी खड़ी बोली भाषा या तत्सम प्रधान। ये तत्सम शब्दों का बहुतायत प्रयोग होता है खड़ी बोली भाषा में। तत्सम शब्दावली, ठीक है, क्या है? रत्नाकर, स्वर्ण, लक्ष्मी, कांत, बिंब, जल निधि, ये कंचन, ये क्या है? ये सारे तत्सम शब्द यानी संस्कृत शब्दावली है। तो तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रकृति चित्रण है, और भाषा कैसी है? कोमल है। कोमल भी कहा जाता है, कहीं कहीं सहज लिखा जाता है, सहज ग्राही यानी आसानी से समझ में आने वाली। और जहाँ कहीं आपको ज़्यादा समझने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है तो वहाँ कौन सा होता है? प्रसाद गुण होता है। ठीक है, और प्रकृति चित्रण है तो, और कवि को शांति का अनुभव हो रहा है तो शांत रस। ठीक है, आगे समझ में? फिर आगे इस छंद में क्या कह रहा है? देखो, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। अब समुद्र है तो गर्जना तो करता ही है। अब इस समुद्र से कवि को भी क्या प्रेरणा मिलती है? निर्भय होने की, दृढ़ निश्चय होने की और गंभीर रहने की प्रेरणा किससे मिल रही है कवि को? इस सागर से ही मिल रही है। ठीक है, और यानी निडर भाव से, गंभीर भाव से, दृढ़ता से ये क्या कर रहा है? गर्जना कर रहा है। समुद्र तो हर समय गर्जना करता रहता है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर, अति सुंदर है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा सुंदर क्या लगता है? इतनी गर्जना करता है। ठीक है, फिर भी इसका जो कवि को सबसे ज़्यादा समुद्र की क्या बात अच्छी लगती है? लहरों पर लहरों का आना, यानी वायु के प्रवाह से एक लहर के पीछे पीछे दूसरी लहर चली आ रही है, तो इस लहरों के आने का जो क्रम है वो कैसा है? अत्यधिक सुंदर है, बहुत सुंदर है। ठीक है, फिर वो अपनी प्रेमिका को यानी पत्नी को क्या कह रही है? कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी भला और कहीं, के है प्रियतमा मनुष्य इस सुख से बढ़कर कहीं और सुख उसको मिल सकता है क्या? जरा अनुभव अपने हृदय से अनुभव करके बताओ कि क्या कह रहा है वो आगे? कि अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। अनुराग भरी कल्याणियाँ किसको कहा है? प्रेम से भरी कल्याणी। हे प्रियतमा, आप इसको महसूस करके देखो। प्रेम और कल्याण करने वाली मेरी प्रियतमा, अपने हृदय से अनुभव करो। क्या ये जो दृश्य है और इस सुंदर प्रकृति के दृश्य को देखने से जो सुख मिल सकता है वो अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता, मिलता है। ठीक है, कहीं नहीं मिलेगा। आप खुद जब वहाँ जाके देखोगे ना आपको खुद को लगेगा। ठीक है, तो यहाँ कवि भी यही कहने का प्रयास कर रहा है कि या उसकी जो कल्पना शक्ति है वो यहाँ चरम स्तर पर प्रयुक्त हुई है। ठीक है, और
मानवीकरण अलंकार तो ये सागर के द्वारा क्या करवाया है, सड़क बनवाई है। तो सड़क सागर बनाता है क्या, नहीं बनाता है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार। ठीक है। और भाषा तो तत्सम शब्दावली है ही है। ठीक है। माधुर्य प्रसाद गुण के साथ साथ में यहाँ प्रकृति चित्रण यानी श्रृंगार का इसका वर्णन किया गया या गर्जन कर रहा है, तो ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग, ध्वन्यात्मक शब्द शैली भी लिख सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा अनुप्रास मानवीकरण के साथ साथ में इसके अलावा लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। अब यहाँ दोनों सुंदर का तो अर्थ एक ही लिया जा रहा है, तो यमक अलंकार तो यहाँ है नहीं, तो कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश मत कर देना। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कब होता है, जब दोनों शब्द यहाँ ये सेम समान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यदि पास पास में होते हैं तब होता है। ठीक है। आगे समझ में आता यहाँ तक आपको। तो यहाँ कवि ने इस प्रकार क्या किया है, सूर्योदय का वर्णन किया है और अपनी प्रियतमा को भी अनुभव करने के लिए कहा है। तो यहाँ इसका क्या हो जाता है, भाव सौंदर्य यही हो जाता है कि कवि ने अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए प्रकृति के सुख को अनुभव करने की बात कही है। तो आज के इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम दूसरे पार्ट, इसी पार्ट के दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए साथ में बने रहिए, औरों तक शेयर कीजिए, और साथ में बने रहने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।